प्रिय छात्रों, हमने पिछले पीरियड में देखा कि एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के तत्व क्या हैं और एकांकी के वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम उसी तरह उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास की परिभाषा क्या है और उपन्यास के तत्व क्या हैं और उपन्यासों का वर्गीकरण। तो प्रमुख रूप से अगर आप देखेंगे तो उपन्यास, उप प्लस न्यास, दो शब्दों से बना हुआ यह उपन्यास शब्द है, जो अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास को नॉवेल करके पर्यायवाची रूप में बुलाया जाता है। मतलब अंग्रेजी के नॉवेल से ही हिंदी का उपन्यास शब्द हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम प्राचीन साहित्य में संस्कृत साहित्य को देखेंगे तो वहाँ पर भी हमको क्या है, उपन्यास नामक शब्द वहाँ पर मिलता है, जिसे अन्यत्र उपन्यास प्रसादनम कहा गया है। अर्थात प्रसाद या आनंद देने वाला ही उपन्यास होता है। मतलब जिसे पढ़कर, जिसे सुनने के बाद में हमारे मन को आनंद मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। उत्पत्ति के आधार से इसे अगर हम देखेंगे, उप प्लस नी नामक दो और असु मतलब तीन धातु से बाद में अच प्रत्यय को जोड़कर, देखिए उप तथा नी उपसर्गपूर्वक और आसु से धातु से और अच प्रत्यय को जोड़कर यहाँ पर क्या है, उपन्यास शब्द बना है, जिसको यहाँ पर आप पीडीएफ रूप में यहाँ पर दिया गया है, उसे देख सकते हैं। तो उपन्यास के रूप में कुल मिलाकर उपन्यास क्या है, आनंद देने वाला, तृप्ति देने वाला, मन को शांति देने वाला, कुछ नया ज्ञान देने वाला एक गद्य रूप होता है, जिसे हम उपन्यास कहते हैं। तो आइए उपन्यास के बारे में दिए गए विविध परिभाषाओं पर हम अपनी दृष्टि ढालते हैं। देखिए, पहले विदेशी साहित्यकार शिल्पे के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उनका मानना है इसमें एक नवीन प्रकार की प्रकथन प्रधान रचना का बोध होता है, जिसमें आधुनिकता और सत्य दोनों की प्रतिष्ठा पाई जाती है। यही नॉवेल गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और भारतीय भाषाओं में उपन्यास बनकर भारतीय साहित्य में आया। तो ये किसका कहना है, शिल्पे के अनुसार। तो अगर हम न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में अगर उसका उपन्यास का अर्थ देखेंगे तो वहाँ पर है उस बृहत आकार गद्याखन या वृत्तांत को नॉवेल या उपन्यास कहा गया है। गद्य आख्यान, देखिए, जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करके पात्रों और कार्यों को कथानक में चित्रित किया जाता है। मतलब यह गद्य का एक रूप होता है और बहुत बड़ा रूप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। देखिए, क्रॉस के अनुसार, देखिए, गद्यमय गल्प कथा को उपन्यास कहते हैं, जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। देखिए बेकर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो गद्यमय कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या है। देखिए, और अगर बर्टन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उनका कहना है उपन्यास गद्य में रचित कवि के समकालीन जीवन का अध्ययन है, जिसकी रचना लेखक समाज के उत्थान पतन की भावना से अनुप्राणित होकर करता है। देखिए, वेबस्टर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशाल काया तथा गद्यमय आख्यान है, जिसमें एक ही कथानक के अंतर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है। और इस तरह अगर हम भारतीय विद्वानों के कुछ हम अगर देखेंगे यहाँ पर, तो भारतीय विद्वान में डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा कहा गया है। प्रेमचंद्र इसे क्या कहते हैं, मानव चरित्र का चित्र मात्र मानते हैं। अगर हम बाबू गुलाब राय के अनुसार देखेंगे तो उपन्यास कार्य कारण श्रृंखलाओं में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है
जिसमें अपेक्षाकृत आधुनिक विस्तार और पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। और अगर डॉक्टर भगीरथी मिश्र के अनुसार देखेंगे तो वो कहते हैं, युग की गीतशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक रूप से जीवन की पूर्ण व्यापक झांकी को प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास कहलाता है। तो इस तरह विदेशी और भारतीय दोनों साहित्यकारों के जो उपन्यास के बारे में यहाँ पर परिभाषा दी गई है, व्याख्या दिया गया है, उन सभी को मिश्रण करके अगर हम एक नए व्याख्या का निर्माण करते हैं तो उसका मतलब यही होता है, उपन्यास मानव जीवन का कल्पनात्मक यथार्थ चित्रण है जिसके अंदर इतिहास, जीवन, कविता सब कुछ देखने के लिए मिलता है। मानव जीवन के विविध पहलुओं को अपने ही रूप में यहाँ पर कल्पना के रूप में यथार्थ को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह अगर हम आगे चलकर देखते हैं तो उपन्यास के तत्व कौन से हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर उपन्यास के तत्व कथा वस्तु आता है और चरित्र चित्रण आता है, कथोपकथन आता है, वातावरण आता है, शैली आती है और अंत में उसका उद्देश्य होता है। मतलब एक कथा ही नहीं होगी तो हर एक में अगर हम हर एक चीज़ की अगर हम जैसे कहानी ले लो, ना एकांकी ले लो, नाटक ले लो, हर एक गद्य के लिए क्या है और उसी तरह उपन्यास के लिए भी कथा वस्तु आवश्यक है। कथा ही नहीं होगी तो कथा कि आगे कैसे लिखा जाएगा उपन्यास। इसलिए कथा अच्छी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए, जीवन के विविध पहलुओं को उसमें समाहित होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चरित्र चित्रण। देखिए, एक उपन्यास लिखने के लिए चरित्र चित्रण भी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम चरित्र चित्रण नहीं होगा, जैसे मतलब पात्र होंगे, जैसे पात्र छोटे भी पात्र आएंगे, बड़े भी पात्र आएंगे, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पात्र होगा नायक और नायिका का। नायक और नायिका के साथ साथ छोटे मोटे पात्र वहाँ पर और भी दिखेंगे जो जीवन में जो उपन्यास को रंग भरते रहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर क्या होना चाहिए, चरित्र चित्रण, मतलब यहाँ पर नायक भी होना चाहिए, नायिका भी होनी चाहिए और इसमें खलनायक भी होना चाहिए और इसमें कुछ क्या है, छोटे मोटे पात्रों का सम्मिलन भी होना चाहिए। उसी तरह कथोपकथन, मतलब देखिए कथोपकथन मतलब एक कथा अगर हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें जीवन को जोड़ने के लिए दूसरी कथा भी थोड़ी जुड़ी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी एक समस्या को ले लेंगे तो यहाँ पर वह समस्या जाकर दूसरे गांव में अलग तरह से बदल जाएगी। इसलिए वहाँ पर इस उपन्यास में एक बड़ी कथा है, लेकिन इस कथा में एक छोटी कथा का भी सम्मिलन होता है, जैसे छोटी छोटी 2-3 कथाओं का भी सम्मिलन इसमें हो जाता है। तो कथोपकथन भी होना चाहिए। देखिए वातावरण, जैसे मैंने कहा कि सभी उपन्यास, कहानी, नाटक में जिस तरह वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह यहाँ पर भी उस समय का, उस वातावरण का, उस काल का, उस परिस्थिति का, वहाँ के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी रूप के वातावरण का, वहाँ पर परिस्थितियों का झलक उसमें होना चाहिए। शैली, शैली की बात हम करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया, देखिए उपन्यास की शैली बहुत रोचक होनी चाहिए, इसकी भाषा भी बहुत सरल होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। जैसे वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली और पात्रात्मक शैली या डायरी शैली या नाटकीय शैली या संवाद शैली, शैलियों का इसमें प्रयोग होना चाहिए। उसी तरह भाषा का भी यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे उद्देश्य। देखिए, हर एक
गद्य काव्य के लिए, गद्य विषय के लिए जिस तरह उद्देश्य होता है, उसी तरह उपन्यास का भी एक उद्देश्य होता है। जिस तरह अगर आप निर्मला उपन्यास, प्रेमचंद्र द्वारा निर्मला उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसका भी एक उद्देश्य है कि छोटी सी उम्र में अगर शादी कर देते हैं तो उस शादी से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और स्त्री के जीवन कैसे एक त्रासदी में बितानी पड़ती है, और यहाँ पर दहेज प्रथा का चित्रण मिलता है। उस तरह यहाँ पर समाज को सुधारण करने के लिए या कुछ अपना योगदान देने के लिए हर एक उपन्यास का अपना ही एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आगे हम चलकर देखते हैं उपन्यास का यहाँ पर क्या है तत्व हमने देखा, जिसमें कथा वस्तु हो गया, कथोपकथन हो गया, वातावरण हो गई, शैली हो गया, उद्देश्य हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर उपन्यास का वर्गीकरण। देखिए, उपन्यास का वर्गीकरण विषय के आधार पर, शैली के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर यहाँ पर क्या है उपन्यासों का विभाजन किया जाता है। जैसे विषय के आधार पर ले लेंगे तो रोमांचक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, तिलस्मी उपन्यास, जासूसी उपन्यास आदि रूप हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम शैली के रूप में उपन्यासों का वर्गीकरण करेंगे तो वर्णनात्मक उपन्यास, आत्मकथात्मक उपन्यास, पात्राद उपन्यास मतलब पात्रात्मक उपन्यास, और उद्देश्य की दृष्टि से देखेंगे तो सांस्कृतिक उपन्यास, नैतिक उपन्यास, सुधारमूलक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोरंजक उपन्यास आदि हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर उसी तरह अगर हम देखते हैं तो घटना प्रधान उपन्यास, चरित्र प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास तथा सामाजिक उपन्यास ये प्रमुख भेद माने जाते हैं। तो इस तरह उपन्यासों में बहुत सारे भेद हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सभी भेदों को आप पढ़िए, उपन्यास के वर्गीकरण को देखिए, उपन्यास के तत्वों को देखिए और उपन्यास की व्याख्या को देखिए। और यहाँ पर भारतीय विद्वानों के उपन्यास और विदेशी विद्वानों के उपन्यास सभी को देखिए और देखने के बाद में एक अपना ही नोट्स बनाइए। इस पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है, उस पीडीएफ को देखते रहिए। आज के लिए इतना धन्यवाद। कल हम देखेंगे कहानी किसे कहते हैं और कहानी के प्रमुख उपन्यास, कहानी के प्रमुख परिभाषा क्या है और कहानी के तत्व क्या हैं, तो उसमें भी हम देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।